आपकी ज़िंदगी को इसी नज़रिए से देखते थे? मैं शुरू से ही ऐसे देखता रहा हूँ, बचपन मतलब से? जो मिल गया, मतलब मेरे लिए वो सब्र संतोष और शुक्र वाला बात रहा है। आ, सर मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जितने भी आज के मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, करण औजला, एपी ढिल्लों, दिलजीत पाजी, जी, वो सारे आपसे ही इंस्पायर्ड है कहीं ना मेरे कहीं। दांत, मेरे दांत। और जो आपकी जर्नी रही है, एक और थोड़ा सा फनी एंगल है, प्लीज। पर कुछ कुछ लोगों ने कहा, उनसे कहो कि वो हमारे पंजाब के ओजी बैड बॉय हैं। क्या बात है। पर आपसे बातें करके, आपकी बातें सुनकर बहुतों को लगेगा कि आप बैड बॉय नहीं हो। नहीं, मैं शरारती चीजें भी लिखी हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर शरारत की हद मतलब आगे नहीं निकलने दी, हदूद से बाहर नहीं गया मैं। हाँ जी। मगर लिखी जरूर है, जैसे मैंने साइकिल लिखा है। आप क्या सोचते होंगे कि मतलब यार साइकिल के ऊपर भी गीत बन सकता है? क्या कोई सोच सकता है मैं रोटी के ऊपर भी गीत बन सकता है? कि दुनिया भाग रही है रोटी के पीछे, तो उसका जिक्र शुरू होता है। मेरे जितेंद्र शाह जी के साथ ही हमारी सिटिंग चल रही थी, तो खाना लेके आ गया। तो यार कहता यार खाना बाद में खा लेंगे, पहले ये कंपोजिशन है तो इसके ज़रा इसके ऊपर काम कर ले। मैं है यार, रोटी के पीछे तो भाग रही है दुनिया। रोटी जब आ जाती है सामने, अन्न सामने आ जाए तो उसका आदर करना चाहिए, नहीं तो ये नसीब नहीं होते। और जब कभी आपके सामने आप खा रहे हो तो बादशाह भी आके खड़ा हो जाए ना, तो भी अन्न को छोड़ के जाना अनादर है अन्न का। मतलब ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं बाबा। तो भजी फिरदी है रोटी दे मगर दुनिया, सुबह शाम दोपहर ਨੂੰ खाई रोटी। इस रोटी ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਰੋਟੀ। ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਆਈ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ है पक्की पकाई रोटी। जिसको पक्की पकाई मिल रही है, रोटी की कदर क्या जानेगा। सो ये चीज़ें मतलब ऐसे ही बनती हैं। जैसे उसने बोला कि यार नहीं, रोटी बाद में खा लेंगे। बाद में क्यों खा लेंगे, सामने आई है तो ले लो यार। शुक्र करके सब्र करके ले लो जी बाबा। तो कुछ और भी शरारती चीज़ें हैं, मतलब जैसे साइकिल के बारे में बता रहा था कि आने कुड़िए जीवन जोगिए रब दे वेख नज़ारे। ये उस वक्त की बात है जब साइकिल नया नया आया था। तो आने कुड़िए जीवन, उस सूत्रधार बनाया लड़की को, आने कुड़िए जीवन जोगिए रब दे वेख नज़ारे। आने कुड़िए जीवन जोगी रब दे वेख नज़ारे। ना साडे कोले मोटरसाइकिल ना कोई मोटर कार है, एक टुटिया जा साइकिल साडा हर वेले डंग सारे। दुनिया उत्ते पैरों नंगे लखां फिरन विचारे, मैं ते फिर भी साइकिल ते हाँ सतगुर दे बलिहारे। मेरे तो शुक्र है कि मुझे लोग तो नंगे पाँव फिर रहे हैं बेचारे, फिर भी मेरे को साइकिल है, मैं तो शुक्र कर रहा हूँ उसका। वाह। हाँ। तो ये चीज़ है, इसके अंदर भी शरारत है कि आने कुड़िए देखने, आने कुड़िए जीवन जोगिए साइकिल सर्विस कर ले। उसकी भी सर्विस होती है। पहले जब बच्चे होते थे ना, छोटे छोटे, साइकिल घर में आता था नया, तो उसके ऊपर अपना एक छोटा सा कपड़ा लेके उसको डबोकर पानी में, तो उसका चक्का घुमा के पूरा उसका साफ करते रहते थे। आप कोई बड़ी गाड़ियों के ऊपर कपड़ा नहीं मार के राजी। साइकिल की उस वक्त इतनी अहमियत थी। तो उसमें आने कुड़िए जीवन जोगिए साइकिल सर्विस कर ले, जेकर हैंडल विंगा हो जाए मार ब्रेक खड़ ले, नहीं तो गिर जाएंगे। मार ब्रेक खड़ ले, गोडियां दे विच टायर फसा के हैंडल सीधा कर ले। घुटनों में टायर फसा के ऐसे करते थे ना। हवा निकल जाए, पंचर हो जाए, पंप मार के भर ले। वाल ते किधरे लीक नहीं होया, थुक ला के चेक कर ले। ऐसी ऐसी चीजें मतलब ये लिखी हैं। पूरे करियर को और जितने भी गाने आपने लिखे हैं, उन सारों को आप किस नज़रिए से देखते हो? ये क्या है, खजाने या बस पास्ट है? क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, पास्ट इज फिक्शन। यानी कि जो भी पास्ट में हुआ अब भूल जाओ। तो आप उस नज़रिए से देखते हो या लेगेसी खजाने के नज़रिए से देखते हो? मेरा ख्याल है मेरे लिए तो ख़जाना ही है, क्योंकि उसने कितने दिलों के ऊपर जाकर प्यार और सत्कार उनको दिया है, तो ख़जाना मेरे पास ही है। मगर वो ख़जाना बांटने से इतना बड़ा, क्योंकि जितना जितना वो प्यार उनको मिलता, मतलब उन लोगों ने दिया इन गीतों की वजह से मुझे मिला है, तो वो ख़जाना तो है ही है। मगर वो खाली नहीं होता,
क्योंकि जब बांटना शुरू कर दे तो खजाने में कमी कभी भी नहीं आ सकती। वाह। उसमें रोटी में एक अंतरा है, मतलब उसमें लाइन है कि उन्हां घरां विच बरकतां रहिंदियां ने जिन्हां खैर फकीर नूं पाई रोटी। उस घर में बरकत रहती है जिसने फकीर को रोटी दी। हाँ, जिन्हां खैर फकीर नूं पाई रोटी, ओनी खाई माना, उतनी खाई माना जिन्नी हजम हो जाए। रोटी का दीजिए हजम ना आई रोटी। ये मतलब इसका निचोड़ है इस गीत का, यही है। मगर रोटी के पीछे भाग रही है सारी दुनिया। आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो? मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मालिक ने इज्जत, मान और शोहरत दिया है उसको बरकरार रख सकूं और अपने श्रोताओं की, दर्शकों की कसवट्टी में मैं पूरा उतर पाऊं कि मैंने यार जो भी लिखा था, जो लिख रहा हूं, जो लिखने जाऊंगा, मतलब वो कहीं उनकी मतलब नज़र में वो कम ना पड़ जाए। तो इसलिए जो अब नई एल्बम है, जो उसमें पूरी कोशिश की है बहुत सालों के बाद, मतलब थोड़ा सा हुआ है क्योंकि कोरोना आ गया, फिर बहुत सारी चीज़ें बदल गई, रद्दोबदल हो गया। करण औजला भाई आए थे शो पर, उनसे 2 घंटे की बातें करी। तौबा तौबा। जी, उनके बारे में बहुत कुछ जाना। हाँ, मेरा साथ एपी ढिल्लों से भी मिला हूँ मैं, उनसे मैंने बातें करी है। मैं मानता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट मेरे एज के आसपास हैं, सारे एक गोल के साथ उतर रहे मैदान में। वो गोल है लेगेसी, यानी कि लोग याद रखें उन्हें, लोग याद रखें उनके काम को। तो जो मैंने पहले कहा कि सारे आप पर अपना करियर बेस कर रहे हैं, जो जिस तरह की लेगेसी आपकी रही है, उस लेगेसी के ओरिजिन पॉइंट को जानना चाहूँगा कि बचपन में हुआ क्या कि आप इतने दूर निकल गए। मोटिवेशन कहाँ से आ रही थी तब? सपना क्या देखा था खुद के लिए? बचपन, टीनेज, कॉलेज लाइफ में क्या हुआ था आपके साथ कि आप इतने दूर चले गए ज़िंदगी में? बचपन में जब से मैंने तकरीबन चौथी 5वीं कक्षा जब मैंने पास की है, तो उनके दिनों में थोड़ा सा कुछ दौर ऐसा था कि खेती बाड़ी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे कोई टिड्डी दल आया, उस वक्त बहुत बड़ा टिड्डी दल आया, तो ज़मीन पे जो फसलें थी वो खा के चपट करके फिर आगे निकल जाता था और कुछ भी मिलती नहीं थी। तो मैंने उसको उसके ऊपर गीत लिखा था बचपन में। मतलब उस चौथी या 5वीं कक्षा में, मतलब हम सुनते थे गाने वगैरह, तो वो सुन के उसकी तर्ज के ऊपर कुछ लिख देते थे जी। अपनी धुन तो नहीं बनती थी, मतलब उसको वक्त हम सिर्फ वही चीज़ें, कोई उनकी 2 लाइनें पकड़ ली, उसके बराबर का उसका मीटर बना के लिखने की कोशिश की। तो ऐसे ही उसके ऊपर लिखा था। और वहाँ पे जो हमारे सुनने वाले रामलीला में एक प्रोग्राम हुआ, तो कहते हमारा बच्चा भी गाएगा जी। तो मैंने पहला गीत यही गाया था। वाह। रामलीला में पीपा चक के तुरे करसाना नरमे नु खा गई आणवे, के वो ढोल तो नहीं थे वहाँ पे, मतलब जो 18 सेर वाले घी के पीपे हुआ करते थे, क्या बोलते हैं उसको, टीन बोलते हैं, टीन जिनमें घी भरा होता है जी। तो वो ठक ठक करके डंडे से पीटते थे और उसको जहाँ जहाँ बैठती थी उस टिड्डी दल को उड़ा देते थे। तो वो उसका गाना बना जो मैंने स्टेज पे बोला। तो सुबह जितने हमारे घर में आसपास लोग थे वो पूछने लगे कि रात को इसने गाना गाया था, वे पीपा चक के मुझे छेड़ने लगे वहाँ के जो गांव की औरतें हैं कि रात जो सुनाया था ये था। मतलब मुझे लगा कि मेरी पहचान शुरू हो रही। तो फिर मैं और उसमें मर्ज होता गया। गाना सिखाया किसने? गाना तो मेरा नेचुरली रहा है, सिखाया नहीं, मतलब जो सीखा है, जो आवाज़ कुदरत ने दी है, जो जैसे भी दी है, साज भी मतलब सीखने की। जो हमारे गांव में जो 5वीं का स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, उसमें बाहर एक गोलियां बेचने वाला था, जेबी की गोलियां होती थी वहाँ जी। तो उसके पास खुली गोलियां होती थी खाने वाली, चूसने वाली। तो वो आवाज़ कैसे देता था, ऐसे नहीं आवाज़ मारता था, और ऐसे अपने गए थे यहाँ पे ना फट्टी जो होती है जी जी जिसमें लिखते हैं हम, तख्ती जी, उस तख्ती को उसका पकड़ने वाला हिस्सा जो यहाँ फंसा हुआ था और यहाँ उसके ऐसे मारता था वो, और इधर से ऐसे करता था, जैसे ये चीज़ है तख्ती है। हाँ जी हाँ जी। और
जी। ऐसे। तो मैंने उसको देखा, मैं कहा यार मैं मुझे भी देना। कहते नहीं आपको नहीं आएगा ये। कहते कोशिश करो। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा किया तो उनको लगा कि ये सीख सकता है। उसने तवज्जो दी मेरी तरफ, मुझे 2-4 बार ऐसे बताया, 2-4 बार ऐसे बताया, पूरा ये करना है, ये बजेगा एक दफ़ा, ए बजेगा। तो ऐसे ऐसे करते वहाँ से मैं जब स्कूल ख़त्म होता था अपने घर तक मैं यही करता था, टक झिक टक झिंग टक झिक टक झिंग टक झिक टक झिंग टक, वहाँ तक करता था। और जो मुझे लाइनें किसी कलाकार की याद होती थी, उस वक्त के जो कलाकार थे, गायक थे, तो मैं उनकी लाइनें उस पे ऊपर दोहराता था। तो वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना। जब भी मेरे को कुछ याद आता तो मैं उसको अपने रिदम में लेता था। ये 60s की बातें कर रहे हो आप? ये अब बहुत पुरानी बातें हैं, मतलब है तो है। 60s? हाँ, आप चौथी कक्षा में थे? मेरे ख्याल है 68 में मेरा ख्याल है 10वीं कक्षा पास की मैंने। मैं रिस्पेक्ट के साथ एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप ये मानते हो कि आप पिछले जन्म से कुछ लेके आए थे? मेरा ख्याल है पिछले जन्म की कमाई भी शामिल होती है बाबा जी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मेरे माँ बाप की कमाई भी हो सकती है, मेरे दादे परदादा जो मेरे एंसेस्टर्स हैं जो गुजरे हैं, उनकी कमाई हो सकता है इतनी, नाम की कमाई जो भी है, साधना करते रहे होंगे या जिन गुरु से मतलब वो मांगते रहे होंगे, उनकी कृपा भी रही है। मेरी माँ खुद बहुत अच्छा गा लेते थे। मेरी भूआ जी, वो भी घर में जब कोई ना कोई शादी ब्याह होता था तो उसमें बहुत सुंदर गायन करते थे। जेनेटिक फैक्टर हल्के से? मेरा ख्याल है हल्के हल्के हैं। मेरे फादर साहब को वो शायरी के मुतासिर थे बहुत। उस वक्त के दौर के बाबू राजबली साहब हुए, बाबू राजबली साहब। बाबू इसलिए बोलते हैं कि जो पानी के महकमे, कनाल होती है ना, कनाल महकमे में काम करते थे वो, तो बाबू बोलते थे उनको। मगर शायर इतने कमाल थे कि कोई किसी ने कहा कि मैं रुपया फेंकूंगा और आपका शेर तैयार होना चाहिए। चांदी के सिक्के होते थे उस वक्त। तो मेरे बापूजी वगैरह ने उन लोगों, जब छोटे थे तो उन लोगों ने देखा ये कमाल, कि उसके उतरते ही एक छंद पूरा हो गया था। तो वो भी थोड़ा थोड़ा जानते थे इसके बारे में, मगर अनपढ़ थे सभी लोग, मेरे दादा। मगर वो जो डेरे में पड़े हुए लोग होते हैं ना, कि गुरमुखी के थोड़े थोड़े अक्षर उठा लेते थे। उठाना होता, एक होता है पढ़ना फ्लो के साथ, एक होता है अक्षर उठा के पढ़ना, कि जोड़ जोड़ के, तो वो पढ़ लेते थे। तो मेरा ख्याल है वहाँ से कुछ मुझे मिला है। हाँ जी। और जब मेरी ख़बर छपी पहले दिन, तो मेरे दादा ने वो अखबार पढ़ के, जो सत में बैठे हुए लोग थे, सत मतलब जो एक सांझी जगह होती है, जी, जी। जैसे सांझा चूल्हा होता है वैसे एक सांझी जगह होती है जिसको सत बोलते हैं, वहाँ बैठे हुए लोगों को सुनाया। मेरे पोते की यार मतलब दूरदर्शन पे गीत आया, रेडियो पे भी आया था, दूरदर्शन पे भी आया ये। और हमारे हरपाल टिवाना जी थे, हमने थिएटर भी किया। तो उस थिएटर की जब पहली फ़ोटो छपी थी तो मेरे दादा ने कहा कि यार ये पता नहीं लगता, नीचे तो मेरे पोते का नाम लिखा हुआ है, मगर तस्वीर में इतनी बड़ी वो दाढ़ी दूढ़ी है, तो इसमें से कौन है यार, देखो यार, देख के बताओ। तो वो कहते नहीं, ये जो है बना हुआ है कलाकार, इसने दाढ़ी लगाई हुई है, ये आपका पोता ही है। वाह। तो सभी को दिखाते फिर रहे थे। उस वक्त खुशी का समा था ये मेरे लिए, कि मेरा दादा मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि यार देखो मेरा पोता कहाँ पहुँच गया। ओके। मैंने सोचा कि मैं ये वाली बात आपको बाद में बताऊंगा, पर अब बताने की फीलिंग आ रही है तो बता दूंगा मैं। हाँ प्लीज़। मैं खुद बहुत ज़्यादा मेडिटेट करता हूँ, ध्यान के लिए बैठता हूँ हर सुबह। और मेरे ख्याल से ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पॉडकास्टिंग, ये हमारा आर्ट है। तो ये मैं बहुत आर्टिस्टिकली इस पूरे प्रोसेस को देखता हूँ। जब कोई गायक हमारे शो पर आ रहे होते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए उनके गीत सुनते जाता हूँ और उनके आवाज़ के पीछे जो भावना छिपी हुई रहती है उसे पहचानने की कोशिश करता हूँ। आओ मेरे साईं। तो जब मैं आपके गाने सुन रहा था पिछले 2-3 दिनों से,
मुझे 2 चीज़ें सुनाई दी, और आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, अगर आप सहमत नहीं हो तो फिर वो भी कह देना। जी। मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपकी आवाज़ में सफ़र सुनाई दिया, ये पहली चीज़ थी। जब मैंने थोड़ी गहराई से आपकी आवाज़ सुनी तो सफ़र सुनाई दिया। बहुत लंबा सफ़र रहा है, और बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है, बहुत बहुत ज़्यादा बदले हो आप इन सालों में। दूसरी चीज़ वो डेफिनेटली डाउनलोड वाली जो हमने बात करी, कि आप कहीं से तो गीत भी खींच रहे हो, और जो आपकी गायकी में जो हरकत सुनाई देती है वो मेरे ख्याल से ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल, एंटीना साफ होना चाहिए, नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए। नेटवर्क तभी प्रॉपर होता है जब आप कंसंट्रेशन, जो आप मेडिटेशन करते हैं जैसे, जी जी जी। ये कंसंट्रेशन बढ़ाती है इन चीज़ों को। मतलब उस वक्त तो हमारी, मतलब मेरा ख्याल है सुबह जब उठता तो पहले मेरा काम ही यही होता था। जब मेरे शुरू दौर था, मैं जब मुझे ये चीज़ें मिलनी शुरू हुई उसकी कृपा से, जिसको मानना शुरू किया, बस जिसको जान गए, पहचान गए, वो मेरे लिए मान गए कि चलो लिखो, गाओ,